हेलो एवरीवन, माय नेम इज उपाध्याय। वेलकम टू मंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अपना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, नीट के लिए एक इसमें टॉपिक जुड़ा हुआ है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। वो हमने उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि जो भी तुम्हारा प्रोटीन बन रहा था ट्रांसलेशन में, उसी को एक नया टर्म दे दिया इन्होंने, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ठीक है, बाकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसको तुम देख लेना प्रोटीन बायोसिंथेसिस पर। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे। ठीक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे। तो चलो आज का लेक्चर हम देखते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, इसका काम क्या होता है। जैसे मान लो ना कोई केस हुआ, कोई मतलब क्रिमिनल केस हुआ, कोई क्राइम हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे हम पता कैसे लगाएंगे कि कुछ प्रूफ्स हमें मिले, जैसे हेयर मिल गया, नेल्स मिल गए, ब्लड मिल गए। ठीक है, तो उससे हम पता कैसे लगाएंगे कि क्रिमिनल कौन है, जिन पे हमें शक है। मे बी कि हमारा कोई करीबी हो, वो कुछ प्लान कर रहा हो, और कुछ हमारे पास प्रूफ है, और उसके हम अगर उसका नाम बता दें तो हो सकता है कि कुछ जांच हो और पता चल जाए। उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये कोई सैंपल मिला है किसी क्राइम स्पॉट से, जहाँ पे कहीं भी क्राइम हुआ है, चोरी हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा क्राइम है। ठीक है, ये दो लोगों पे जिन पे हमें शक है, जिन पे हमें शक है, जैसे हमारे घर में चोरी हुआ है। ठीक है, तो हमें किस पे शक हो सकता है, किसी नॉन पर्सन पे ही तो होगा शक, तो हम उनका नाम बता दिए यहाँ पे। या फिर अगर कैमरे में आ गया किसी का नाम और वो बोल रहा है कि मैंने नहीं चोरी किया, ठीक है, तो इस केस में उसके डीएनए को लेकर के और हम मैच करा सकते हैं। देखो कैसे हुआ, इसका तुम देख सकते हो क्रोमोजोम किससे मैच कर रहा है, तुम खुद बताओ। सी वाले का किसके साथ मैच कर रहा है, ए वाले के साथ या बी वाले के साथ। ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि बी वाले के साथ इसका मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका देखो यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे भी रेड है, इस पे रेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लू नहीं है तो यहाँ पे भी ब्लू नहीं है, यहाँ पे रेड है, तो बी वाले के साथ इसका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए वाला गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है, बट बी वाला गुनहगार है, इसने ही चोरी किया होगा या कुछ भी किया होगा। यहाँ पे देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये सैंपल, ये बनता कैसे है, तो ये बनता है ऐसे। जिस जहाँ जो भी तो हमें डीएनए मिला उसको हम एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, उसको हम निकाल लिए डीएनए से, मतलब पूरे सेल से। जैसे ये सेल है, या फिर ये हेयर का जो जब हेयर निकलता है तो उसमें एक वाइट कलर का छोटा सा पार्ट होता है एकदम ग्राउंड यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से हमने डीएनए निकाला। ठीक है, हेयर की सेल से या नेल्स की सेल से, ब्लड से, कुछ भी से। ब्लड की आरबीसी में सेल नहीं होता, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होगा तो तुम्हारा डीएनए भी नहीं होगा। ठीक है, बट ब्लड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और अदर सेल्स होती हैं, तो उससे हम डीएनए निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, उसके बाद उसको कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद हमने डीएनए का जो सैंपल है उसको हमने कट किया छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हमने डाल दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डीएनए तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो उसका आंसर देना। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव, और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव। CaTHODE, कैथोड और एनोड। ठीक है, इसका तुम्हें चार्ज बताना है। एनायन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव हो गया। कैटायन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव हो गया। ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये इसके तरफ भगेगा और ये कैथोड के से रिपेल करेगा। ठीक है, यार दिल्ली में भूकंप बहुत आते हैं। तो देखो यहां से हमने क्या कर लिया, यहां से हमने कर लिया, ओ आ जाइए, ये वाला है कोई ना। देखो यहाँ से हमने कर लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जितना छोटा डीएनए का पीस होगा उतना वो दूर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेलुलोज की मेम्ब्रेन पे इसको चिपका देते हैं, जो भी हमें फ्रेगमेंट्स मिलता है जिस शेप साइज में। उसके बाद हम इसे रेडियो एक्टिव से लेबल कर देते हैं, प्रोब से उसे लेबल कर देते हैं। उसके बाद हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर जिस पे हमें शक होता है या फिर जो हमें क्राइम सीन पे मिला होता है, उन सबका हम अलग अलग से बनाते हैं और मैच करते हैं कि किसका किससे मैच कर रहा है। जिसका जिससे मैच कर जाए वो उसका डीएनए होगा, उसका क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब आओ बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है, एनसीईआरटी यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी एज स्टार्टेड इन प्रीसीडिंग सेक्शन, 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमंस इज सेम। मेरे में, तुम्हारे में, किसी के में भी
तुम्हारे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में, सब में 99.9% जो डीएनए का बेस होगा, बेस किसे बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस जो हमारा था ना, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट पेंटोज शुगर, तो वो मिलकर के हमारा बेस पेयर बना रहा था। एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड हो रहे थे, ATGC वाला। तो 99% में सीक्वेंस इसका सेम होता है। बचा 0.1%, जो 0.1% बेस पेयर्स हैं तुम्हारे में, मेरे में, सब में। तुम्हारे में 0.1%, मेरे में 0.1%, मेरे पड़ोसी में 0.1%, उसमें वेरिएशंस आती हैं। उसकी वजह से जीन का जो स्ट्रक्चर है, जीनोटाइप, उसमें चेंज आएगा। उसकी वजह से जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आएगा। जो तुम वैसे दिख रहे हो, मैं ऐसे दिख रहा हूँ, ये वो 0.1% की चेंज की वजह से है। ठीक है, एज्यूम करो कि ह्यूमन के जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर्स है। तो कितने बेस पेयर्स में चेंज आएगा, कितने बेस पेयर्स में चेंज आएगा टोटल? तो आओ देखते हैं। यहाँ पे ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। इट इज दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन फिनोटाइपिक अपीयरेंस। तो ये जो 0.1% का वेरिएशन है, यही रोल प्ले करता है तुम्हारे अलग होने में, मेरे अलग दिखने में। ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं। देखो, डिफरेंस इन बेस पेयर्स इज इक्वल टू वेरिएशन इन जीनोम बाई इनटू बेस पेयर्स इन जीनोम। देखो 0.1% वेरिएशन है, और कितना जीनोम है? ये 109 नहीं है, 10⁹ है बिलियन, और ये 106 नहीं है, 10⁶ है। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर्स में हमारा वो आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस। ठीक है, अरे 0.1% है यार, 0.1 इंटू 3 × 10⁹ कर दो, 3 × 10⁹ तो 1% कितना होता है? रुको, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ, जल्दी से देख लेना। 10⁹ है, 1% ऑफ 100 कितना हुआ? 1% ऑफ 100 कितना हुआ? 1 हुआ। तो 0.1% कितना हुआ? परसेंट का मतलब होता है ना 100, तो 1 कितना हुआ? 1% ऑफ 100 तुम्हारा 1 हुआ। तो 0.1% तुम्हारा आ गया, यहाँ से 1000 आ जाएगा ना। तो देखो, अब यहाँ से तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 × 10⁶। अभी भी तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं एक इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 0.1 बाई 100, परसेंट का मतलब 100 ही तो होता है। 0.1 बाई 100 इंटू 3 × 10⁹, जो मैं बता रहा था ना 1000 वाला, वो इस सेंस में था। देखो, अगर ये 1/100 होता तो कितनी बार में जाता? 100 बार में। ठीक है, अब ये पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया। ऊपर कितना हुआ? 1, तो 1 से कितने बार में जाएगा? 1000 बार में। समझ रहे हो बात को? समझो, तुम्हें और समझाता। अगर समझ गए तो स्किप कर लो 20 सेकंड आगे, 20-30 सेकंड। अगर नहीं समझो, अभी भी तुम्हें कन्फ्यूजन है, तो देखो, ध्यान से देखना। 0.1 बाई 100, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। अच्छा, पहले 1 से लेके करो, 1 से लेके करो, तुम्हें समझाना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 100। अब कितना है? अब है तुम्हारा 0.1% अपॉन 100 करो, तो कितना है? इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से क्यों? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर कितना हुआ? 1 आ गया। नीचे कितना आ गया? 1000 आ गया ना। तो अब 1 से 1000 टाइम जा रहा है ना, तो 10⁻³ 1/1000 है ना, 1/1000 है, तो 10⁻³ करोगे। 10⁹ में से 10⁻³ काट दो, तो कितना है? 10⁻6। तो ये आएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर्स में हमारा डिफरेंस आएगा। If one aims to find out the genetic difference between two individuals or among individual of a population, sequencing that DNA every time would be daunting and expensive task. हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि एक बेस पेयर को समझने में $3 का हमें वो लग रहा था कॉस्ट। इंडिया में अभी फिलहाल के टाइम पे $1 की कीमत है 84 रुपीज़। 84 रुपीज़, तो समझ सकते हो $3 यानी 252 रुपीज़ पर बेस पेयर। वही हुआ ना, इंटू 3 करो
12, 8 3 24, 252 रुपीज़ पर बेस पेयर्स लगेंगे। ऑब्वियसली बात है यार कि कॉस्टली होगा। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 × 10⁻6 बेस पेयर। 2 क्यों? क्योंकि हमारा जीनोम होता है डिप्लॉइड और ये तुम्हारा हैप्लॉइड है, ठीक है। एन की ये वैल्यू है, n इक्वल टू 3 × 10, अगर तुम डिप्लॉइड लोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 10⁻6। तो देखो DNA fingerprinting is very quick way to compare the 3 × 10⁹ होगा, सॉरी 6 × 10⁹ होगा। DNA fingerprinting is quick way to compare the DNA sequence of any two individuals। जो तुम्हारा DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो किसी भी दो इंडिविजुअल के DNA के सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए एक बहुत क्विक मेथड है, ठीक है। DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific region in DNA sequence called repetitive DNA। देखो मेरा DNA हो जाए चाहे किसी का भी DNA, ह्यूमंस की बात हो रही है, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस आते हैं ना कि जो बार बार रिपीट करेंगे। हमने SNP देखा था ना ह्यूमन जीनोम में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और रेपिटेटिव DNA, माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, मैक्रोसैटेलाइट। रेपिटेटिव DNA का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे हो, ये हमने देखा है। नहीं देखे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देख लो, ठीक है, लेक्चर। बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइम। छोटा सा पार्ट होता है DNA का, वो कई बार रिपीट हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्रोमोसोम है, ये DNA है। यहाँ पे ह्यूमन जीनोम की देखने की बात अब नहीं है, अब यहीं पे तुम देख सकते हो माइक्रोसैटेलाइट जब 1 से लेकर के 9 बेस पेयर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे माइक्रोसैटेलाइट। ये रिपीटेड DNA का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 10 से 100 बेस पेयर्स अगर रिपीट कर रहे हो तो उसे बोलेंगे मिनी सैटेलाइट, और 100 से ज़्यादा बेस पेयर्स अगर रिपीट करें तो उसे बोलेंगे मैक्रोसैटेलाइट। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient। देखो ये जितने भी तुम्हारे रेपिटेटिव DNA है, ये तीनों का वेट तो अलग अलग होगा ना डेंसिटी। तो जब हम इसे वो करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ठीक है, ऐसे गोल गोल RPM पे नचाएंगे और छोड़ देंगे, तो ये अपने डेंसिटी के हिसाब से ना अलग अलग अपना हाइट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। पीक मतलब किसी भी लेवल पे अपना जितना भी अमाउंट है, जितना भी इनका लेवल है वो अटेन करना, ठीक है। द बल्क DNA फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड एज सैटेलाइट DNA। जो बल्क DNA है वो बड़ा पीक, जैसे मान लो ये पीक ये है, ये जिसकी बात हो रही है ना, ये पॉइंट, ये पीक है उसका, ठीक है। तो जो बल्क DNA होगा वो मेजर पीक फॉर्म करेगा, और जो स्मॉल पीक्स होंगे जैसे छोटा पीक हो गया उसे बोलेंगे हम सैटेलाइट DNA, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन ऑफ AT रिच और GC रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, द सैटेलाइट DNA इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी, माइक्रो, मिनी, क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, ओके, सच एज माइक्रो एंड मिनी, और मैक्रो भी होता है। एनसीईआरटी ने दो ही का नाम दे रखा है, माइक्रो और मिनी, कोई बात ना। तो देखो डिपेंडिंग ऑन बेस के कंपोजिशन, जैसे AT कितना ज़्यादा है, नॉर्मली हम क्या देख रहे थे 4 ग्राफ में, AT/GC कितना आ रहा था हमारा, 1 आ रहा था ना। तो अगर किसी का भी कंपोजिशन ज़्यादा होगा तो या तो 1 से ज़्यादा आएगा या तो 1 से कम आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे थे लेंथ ऑफ सेगमेंट, कोई भी पार्ट DNA का कितना बड़ा है, उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स हैं, इसके हिसाब से हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, माइक्रो और मिनी। मैक्रो भी होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो माइक्रो, मिनी और मैक्रो। तो ये देख रहे हो लेंथ ऑफ सेगमेंट 1 से 9 बेस पेयर, 10 to 100 बेस पेयर, मोर देन 100 बेस पेयर। दिस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमने पिछली क्लास में देखा था कि बहुत सारा पोर्शन कोई भी कोड नहीं कर रहा था, ठीक है, बट ये क्या करते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस बनाता है, ठीक है, रेपिटेटिव सीक्वेंस। इससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, ठीक है, और ये हेल्प भी करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ना यूवी रेज आया, यहाँ पे तुम समझो ये तुम्हारा यूवी रेज आया यहाँ से, अगर ये पूरा का पूरा DNA होता, पूरी की पूरी पे इंफॉर्मेशन होती, तो यहाँ से आता है यूवी रेज और इसको म्यूटेट कर देता है। यूवी रेज एक म्यूटाजन है। म्यूटाजन क्या होता है? म्यूटाजन वो सब्सटेंस होता है जो म्यूटेशन को कॉज करे, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये पूरा पूरे सीक्वेंस पे तुम्हारा पूरे DNA पे सारा जीन्स होता, तो ये थोड़ा सा भी अगर यूवी रेज वो करता, अपना एक्सप्रेशन करता, तो तुम्हारा म्यूटेशन हो जाता तुम्हारे DNA में। बट ये लार्ज पोर्शन ऐसे रेपिटेटिव DNA बनाने का क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा जीन है, थोड़ा सा जीन यहाँ पे, थोड़ा सा जीन यहाँ पे, थोड़ा सा जीन यहाँ पे, इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं म्यूटेशन के। जैसे मान लो यूवी रेज तुम्हारा आया यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे तो तुम्हारा कोई भी सीक्वेंस है, इससे मतलब प्रोटीन बनना नहीं है,
तो ये रहे या ना इसमें म्यूटेशन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गिरने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 2.2 मीटर होता है हमारा डीएनए, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं जो डायरेक्ट जीन पे म्यूटेट करे। समझो बात को, इस वजह से खाली होता है यहाँ पे जगह। अब आगे देखते हैं, दिस सीक्वेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो बेस है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब बहुत सारा, मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, जो आउटर अपीयरेंस है। ये मेरा थंब तुम देख सकते हो, जूम नहीं कर रहा है कोई बात ना। तो ये जो तुम्हारा है मेरा थंब, उसमें अलग अलग फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है। तो अभी हाई डिग्री पे वेरी किए हैं, समझने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मेरे से अगर तुम्हारा मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारा फोन खोलने जाऊँ फिंगरप्रिंट वाला तो नहीं कैच करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये बहुत बेस बनाता है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड ग्रुप, हेयर फॉलिकल्स, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एटसेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द टूल इन फॉरेंसिक सीक्वेंसेस। देखो ऐसा नहीं होता कि जो मेरे हेयर्स के जीन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ हेयर की इन्फॉर्मेशन है। ऐसा भी नहीं कि जो मेरे हैंड्स के जीन्स है उसके पास सिर्फ मेरे हाथों का इन्फॉर्मेशन है। मेरे आईज हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे आई का इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे बॉडी का कोई भी एक सेल हो उसके पास तुम्हारे हेयर बनाने वाले जीन्स भी होंगे, आई का भी जीन्स होगा, हैंड का भी जीन्स होगा। बट हेयर के जैसा क्यों है? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के उस पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस में वो वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हाथ वाला, आंख वाला वहां पे बंद पड़ा है, ठीक है। आंख में आंख की सेल्स में तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, आई के सेल्स के पास भी तो उसका पूरा पूरा डीएनए है, तो मतलब ये आंख जैसे ही क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम पे जिस पोर्शन पे आंख को बनाने वाला जीन एक्टिवेट होगा वहां पे बाकी के सारे जीन्स ऑफ होंगे, ठीक है। हाथ वाले में हाथ का जीन एक्टिव होगा, बाकी बंद होंगे। आई वाले में आई का होगा, हेयर वाले में हेयर का होगा। ऐसे ही पूरे बॉडी के पोर्शंस पे जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को, जिस पर्टिकुलर तुम्हारे पार्ट्स को बनना है वो पर्टिकुलर जीन एक्टिव होगा, ठीक है। फर्दर, एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। देखो जैसे कई लोग को इंडिया में तो अभी कम है, बट फॉरेन में होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो बॉयज मतलब किसी पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है कि ये मेरा सन नहीं है, मेरी डॉटर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं। उस केस में हम फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से डीएनए को मैच करा करके हम बता सकते हैं कि ये आपका क्रोमोसोम मिल रहा है, मतलब ये आपका ही बेबी है, ठीक है। As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well DNA fingerprinting, it is essential that we understand what is DNA forming in simple word। देखो जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है डीएनए सीक्वेंस में, देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो जेनेटिक मैपिंग का बेसिस होता है, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी वो बेस के जैसे काम करता है। बेस का मतलब कि उस पे ही उसी के हिसाब से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए जरूरी होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये मतलब क्या है इसका। जैसे तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये काम करेगा और ह्यूमन के जो जीनोम्स के सीक्वेंस हैं उस पर भी ये अप्लाई होता है। तो अब जाने तो हम समझे तो कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो अब देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल। पॉली का मतलब वही बना मेनी, मॉर्फिन्स का मतलब आउटर अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी जैसा वो दिखता है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाए, बहुत तरीके से दिखे वो, ठीक है। तो वेरिएशंस होता है अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस, रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड द इफेक्ट इन चैप्टर 4 मतलब जेनेटिक्स की बात हो रही है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। हमने पढ़ा था साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, एक और म्यूटेशन होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन का ये मतलब होता है ना कि वो कोई इफेक्ट कॉज नहीं करता, ठीक है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइडोसोमेटिक और इन जर्म सेल्स, सेल्स दैट जनरेट गैमीट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। देखो मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, जो 22 पेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सोमेटिक, आँख, नाक, मुंह, हाथ सब, ये तुम्हारे सोमेटिक में आएगा। जो तुम्हारे गैमीट्स बनाते हैं, चाहे फीमेल गैमीट या मेल गैमीट, वो तुम्हारे आते हैं जर्म सेल्स में, ठीक है। If a germ cell mutation does not seriously impairs individual ability to have offspring who can transmit the mutation, it is spread to the other members of population through sexual reproduction। देखो इसका ये कहने का मतलब है कि यदि जर्म सेल्स के म्यूटेशंस किसी भी इंडिविजुअल के
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने को अफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी के फादर मदर बनने को अफेक्ट नहीं कर सकते कोई भी म्यूटेशन, तो ये दूसरे मेंबर्स में कैसे ट्रांसमिट होते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, तो क्यों हुआ, कोई म्यूटेशन आया, ठीक है, तो अब ये दूसरे तक कैसे पहुंचेगा, या तो ये ट्रांसमिट हो तभी तो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा हाथ वो खा लेगा आके, ऑफस्प्रिंग के थ्रू या फिर किसी इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेरे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके थ्रू ये पॉपुलेशन में जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि मेरे दूर के पड़ोसी को हो जाए, ऐसा नहीं है, ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। एलेलिक, अगेन रिकॉल द एलिल्स, पता होना चाहिए जीन के 2 एलिल्स होते हैं। अगर टॉल किसी कैरेक्टर को टॉल अगर तुम्हें लेना है, जैसे कोई कैरेक्टर है लंबा, तो उसके लिए हमें पता था टी कैपिटल टी ये डोमिनेंट था, ये स्मॉल टी रेसेसिव था, तो ये एक जीन के 2 एलील्स हो गए, ठीक है। Has sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant allele at locus occur in human population with frequency greater than 0.1 in simple. If inheritable mutation is observed in population at higher frequency, it's referred to as polymorphism. समझ आया कुछ? तुम्हें कहाँ से आएगा, मुझे ही नहीं आया। देखो कुछ ना समझ आए यहाँ पे आ जाना। देखो इंसर्शन एंड डिलीशन पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे देख रहे हो किसी एक पॉइंट पे म्यूटेट हो रहा है। देखो इफ मोर देन वन वेरिएंट अलील एट लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.1 इन सिंपल, इफ इन inheritable mutation is observed in a population at higher frequency, it is referred to as DNA polymorphism। एक बार और पढ़ लो। देखो क्या होता है, कोई भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी एक पॉपुलेशन है, उसमें अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इनहेरिट भी हो रहा है, मतलब पेरेंट्स से उसके सन्स में भी आ रहा है, डॉटर्स में भी आ रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आ रहा है, और वो किसी पॉपुलेशन में लगातार फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है, तो वैसे जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और उसकी ह्यूमन की क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एक क्रोमोजोम है ना, अच्छे से समझो, लोकस तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्रोमोजोम है, वो पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा जीन प्रेजेंट हो उसे लोकस बोलते हैं। तो अगर इस चीज में वेरिएशन ज्यादा आए, देख रहे हो, लोकस हायर फ्रिक्वेंसी मतलब 0.1% से ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट जिसमें वेरिएशंस आ रही है अपन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, अगर 0.01 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये फ्रिक्वेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं लैपटॉप की बैटरी थोड़ा चार्ज में लगा दूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। देखो जैसे कोई भी पॉपुलेशन है उसमें उसका जितने लोगों को ये वेरिएशन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 कर लो, उसमें जो परसेंटेज है अगर वो 0.01 से अधिक है तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, मतलब वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। या फिर सिंपल टर्म्स में बात करो तो एक ऐसा इनहेरिटेबल जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सके, ऐसा म्यूटेशन अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखे, उसे हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें वेरिएशंस आए, ठीक है। दिल्ली में भूकंप आ रहा है बहुत, 5.9 का अभी आया है, अभी जस्ट दिक्कत होती है और कुछ नहीं है, पूरा एकदम भगदड़ मच गया है। द प्रोबेबिलिटी, अब हम अपने उस पर बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन एनी इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। देखो क्या होता है, अगर अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अगर पूरा का पूरा डीएनए जीन से भरा हो, उसमें कोई भी नॉन कोडिंग पार्ट ना हो, तो वहाँ पे म्यूटेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर रेपिटेटिव डीएनए है, उस पर पूरे के डीएनए में कुछ ऐसे भी सीक्वेंस है जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने की जिम्मेदारी नहीं है, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही लिख रखा है कि नॉन कोडिंग अगर पार्ट हो डीएनए का, तो वहाँ पे म्यूटेशन के रेट हाई होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। ऑब्जर्व कब करेगा, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है।
वो तो हमें स्टडी में ही ना पता चलेगा। नॉन कोडिंग पार्ट में हमें तो ऑब्जर्व करने के बाद ही तो पता चलेगा कि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ था। लेकिन अगर कोडिंग पार्ट हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये हाथ है, अब कोड कर रहा है, ये अच्छा खासा कोड कर रहा है, इसमें म्यूटेशन हो गया, पता चला एक हाथ यहाँ से और निकल गया, तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अगर नॉन कोडिंग पार्ट हुआ तो वहाँ पे कितना भी म्यूटेशन हो अपने आप को एक्सप्रेस थोड़ी कर पाएगा, तो जो हमें पता चले ऐसे। बाकी स्टडी करने पे हायर नंबर हो सकता है, ये कहने का मतलब था। अब यहाँ से देखो SNP देख रहे हो, यहाँ पे ये दोनों सीक्वेंस सेम है, ये दोनों सीक्वेंस सेम है। यहाँ पे भी कुछ सेम नहीं है, बस थोड़ा इसका जो बेस पेस है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म तुम देख सकते हो, G के साथ C है, C के साथ G है, C के साथ G है, और इस पे तुम्हारा चेंज हो गया, एक G की जगह पे A आ गया है, ठीक है। ये तुम देख सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का, G C A C, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देख रहे हो ना, CA, ऐसे बहुत सारे रिपीटिव DNA सीक्वेंस बन रहे हैं ना, CA, बहुत सारे नंबर ऑफ रिपीट्स हो रहे हैं ना, ये बार बार हो क्यों जा रहा है। चलो, these mutations keeps on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability polymorphism। देखो ये जो होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब दादा से पापा में, पापा से हम में से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे होते जाते हैं, ठीक है। These mutations, okay, one form to there is variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to a very large changes। देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, जो अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, एक चीज़ के बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस आते हैं, ठीक है। मेनी अपीयरेंस ऐसे समझ सकते हो। देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड टू, देखो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो सकता है और बहुत बड़े सेगमेंट में भी चेंज हो सकता है, वो एनसीईआरटी के कहने का मतलब है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच एज पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन डिटेल हायर क्लास। बड़े हो जाओ फिर पढ़ोगे। इवोल्यूशन और स्पेसिएशन वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो इवोल्यूशन में और स्पेसीज में, एक नई स्पीसीज बनने में बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है वो इवोल्यूशन में हम देखेंगे। ये जो टेक्निक थी वो दिया था एलेक्स जेफरी ने। ये काम कर रहे थे किसी और चीज़ पे और बना डाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ही यूज्ड ए सैटेलाइट डीएनए एज प्रूफ दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ आ गया, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जो बहुत उसमें वेरिएशन के साथ दिखे। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट VNTR। इसको तुम याद रखना, फुल फॉर्म में याद रख लेना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट डीएनए यूज किया प्रोब की जैसे, प्रोब रेडियो एक्टिव लेवल्ड होता है, ठीक है, उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, ठीक है। दिस टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूज रेडियो लेबल VNTR एज प्रोब। रेडियो लेबल्ड VNTR, देखो ये टेक्निक पहले भी यूज हुई थी, जिसने साउदर्न ब्लॉट, ये साउदर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। इसमें रेडियो लेबल्ड VNTR को प्रोब से हमने वो किया था। अभी बात करते हैं टेंडम रिपीट्स के। देखो यहाँ पे जीनोम 1 है, इसमें GATA देख रहे हो, बहुत सारे रिपीट्स आ रहे हैं ना, बहुत सारे सीक्वेंस के। तो ऐसे ही होता है तुम्हारे टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल कैसे, यहाँ पे कितने हैं 3, 3, 6, 3, 9, इस वाले में 9, इस वाले में 10, तो वेरिएबल नंबर आ रहे हैं ना। और ऐसे पूरे जीनोम का वो पढ़ोगे ना तो बहुत वेरिएबल आएंगे। साउदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न ब्लॉट को हम देख लेते हैं। साउदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट आरएनए के लिए होता है, और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इट इंक्लूड्स, अब देखो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें होता है पहले हम डीएनए निकालें, फिर उसको कट करें, डाइजेस्ट करें, मतलब कट करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, एंजाइम्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे। उसके बाद उसको हम अलग अलग करें इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर हम उसे एक नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के मेम्ब्रेन पे उसे हम ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पे तुम देख सकते हो नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के उस पर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब लेबल्ड VNTR प्रोब। अब हम इसे हाइब्रिडाइज कराते हैं यूजिंग
VNTR प्रोब, और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी से हम इसको डिटेक्ट करके बना लेते हैं। वो जो बन रहा था ना, शुरू में हमने इमेज देखा था, वो 5.16 में कहाँ है वो, ये तुम देख रहे हो, ये बना लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन 5.16 में VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA विच रेफर्ड एज मिनी सैटेलाइट। VNTR एक मिनी सैटेलाइट जो 1 to 9 सेगमेंट जो रिपीट करता है बेस पेयर्स, उससे बिलोंग करता है, इस क्लास से, ठीक है। स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। ये जो छोटा DNA सीक्वेंस था वो बहुत नंबर्स में अपने आप को अरेंज किया रहता है, ठीक है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। मेरे खुद के क्रोमोजोम्स में ही ये चीज़ हर क्रोमोसोम पे अलग अलग नंबर्स में वेरी करेगी, ठीक है। द नंबर ऑफ रिपीट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंस, जो अलग दिखे, एकदम बहुत सिंपल टर्म में याद रख लो, ठीक है। चेंज या कर सकते हो, चेंज कोई दूसरा फॉर्म कह सकते हो, दूसरा रूप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मिनी सैटेलाइट का VNTR, इसके पास बहुत सारा मतलब फॉर्म है इसके जो क्या बोलेंगे उसको, अपीयरेंस है, ठीक है। एज रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 KB टू 20 KB। देखो अब अलग अलग रूप है। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, पता नहीं हो, इसको भी तुम पेन कहोगे, पेन, ये भी तुम्हारा पेन है, ये भी तुम्हारा पेन है, ब्लैक पेन, ये भी तुम्हारा पेन है, रेड पेन, ये भी तुम्हारा पेन है, ब्लू पेन। अब पेन की अगर हम बात करें, है तो सारा पेन, लेकिन इसमें अपीयरेंस भी इसका अलग अलग है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है, कोई येलो है, ठीक है, और इसका साइज भी कुछ अलग अलग है। तो ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोई एक सेगमेंट जो उसके अलग अलग फॉर्म्स हो, उसके अलग अलग अपीयरेंस हो, उसके अलग अलग फिनोटाइप्स हो सकता है, मॉर्फोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर पेन की बात करें अगर, तो वो अलग अलग शेप में था ना, अलग अलग उसके फॉर्म्स थे, अलग अलग उसका रूप था, कोई लाल था, कोई नीला था, कोई पीला था, कोई अलग कलर था। ये यहाँ से देख सकते हो, अलग अलग उसकी क्लास है, माइक्रो, मिनी और मैक्रो। अच्छा मिनी सेटेलाइट है ना, सॉरी, 9 to 10, 10 to 100, 10 to 100 होगा इसका ये सीक्वेंस, 10 to 100, मिनी में 10 to 100 होगा। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram give many bands of different size। ये तुम्हारा था, इस पे साइज के हिसाब से वो बैंड्स दे देगा। These bands give a characteristic pattern from an individual DNA figure 5.9। It differs from individual to individual in particular population except monozygotic identical thing। देखो जो एक जाइगोट से, तुम्हें याद होगा कि जब जाइगोट डिवाइड करता है तो उसमें जोना पेलिसिडा की लेयर्स होती है, जोना पेलिसिडा की लेयर्स होती है ना, तो वो जब टूटती है और उसके अंदर से जब तुम्हारा जाइगोट निकलता है बाहर, तो वो ना उसको तोड़ देता है दो पार्ट्स में, कभी कभी बहुत 1000 में एक बार, कभी लाख में एक बार, कभी, तो वहां से बनते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब एक जाइगोट से ही दो ट्विंस, जुड़वा बच्चे देखे, सुने हो ना, देखे नहीं होगा, सुने हो ना, तो ऐसे ही बनते हैं। तो उनको छोड़ दो अगर, तो ये जो चीज़ है बैंड्स जो अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे, ये बैंड्स, ये चीज़, ये, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दो तो बाकी सब में ये अलग होती है, ठीक है। इसी हिसाब से हम पता करते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में PCR, मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक है। डीनेचुरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एनेलिंग, एनेलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, सीक्वेंस अरेंज कर दो अगर तुम्हें पता है तो, ठीक है। 3-4 ऑप्शन दिए ना मैंने, उसमें से तुम सीक्वेंस अरेंज करो। एक चीज, एबव 90 डिग्री कौन सा प्रोसेस होता है, 40 to 60 डिग्री में कौन सा प्रोसेस होता है, और 72 डिग्री पे कौन सा प्रोसेस होता है, उसको भी तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है। PCR हम देखेंगे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये था तुम्हारा कि ये जो चीज़ है, बैंड्स हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग वेरी करते हैं, और इसकी सेंसिटिविटी तब बढ़ गई, मतलब इसकी जो काम करने का तरीका था वो ऐसा बोल सकते हो कि ज़्यादा सही तब हो गया जब PCR आ गया, ठीक है। Consequently, DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis। किसी एक सिंगल सेल का DNA
यहाँ पे तुम देख रहे हो करोड़ों सेल्स, ठीक है, ये पूरे में करोड़ों सेल्स हैं। तो कोई एक सेल भी अगर तुम्हें मिल जाए ना तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करा सकता है। कैसे करा सकता है? क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा जीनोम है। ये समझो, हेयर के सेल्स के पास भी मेरे पूरे बॉडी के जीनोम्स हैं। बट दिक्कत ये है कि हेयर की सेल्स का जो जीन है वो सिर्फ हेयर वाला ही एक्टिव है, ठीक है, हाथ बनाने वाला इनएक्टिव है। DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis in addition to application in forensic science। देखो DNA फिंगरप्रिंटिंग हमारा क्या बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस में भी यूज होता है। इट हैज मच वाइडर application such as determining population and genetic diversities। पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी है वो भी हमें इससे पता कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट से। करंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट्स। बहुत सारे प्रोब्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज़ होता है जो हम यूज करते हैं टू मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ये प्रोब जैसे काम कर रहा था ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखो यहाँ पे ऊपर है पैटर्नल क्रोमोसोम इंडिविजुअल एक की हम बात कर रहे हैं, पैटर्नल फादर से, मैटरनल मदर से। तो ये तुम्हारा किससे मैच कर रहा है? ये दो इंडिविजुअल का हमने लिया जीनोम, ठीक है, और उसको हमने ऑटो रेडियोग्राम से ऑटो रेडियोग्राफी किया और उसका हमने लेवल बना लिया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा इंडिविजुअल ए का आया, इंडिविजुअल बी का आया, ये तुम्हें हमें क्राइम स्पॉट से मिला था, उसका हमने ऑटो रेडियोग्राम बना लिया, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम से और उसका ऑटो रेडियोग्राफी ले लिया, ठीक है। तो ये हमें मिला सी वाले का, किसी भी मतलब सी कौन है? सी यहाँ पे वो है जो चोरी करके भागा था और उसका हमें सैंपल मिला था। अब ये सी कोई भी ले सकते हो, XYZ कुछ, चिंटू ले लो, चिंटू, ये है तुम्हारा सी से चिंटू और ए से मिंटू और बी से चिंटू, ठीक है। लेकिन चिंटू अपना नाम क्या बता रहा है? बिट्टू बता रहा है, ठीक है। चिंटू अपना नाम क्या बता रहा है? बिट्टू बता रहा है। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने प्रूव कर दिया कि बिट्टू, तुम बिट्टू नहीं हो, तुम चिंटू हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डीएनए मुझसे मिल रहा है। तो ये तो चोर कौन है? चोर ये है, ठीक है, सी वाला। तो आज के लिए इतना ही था, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।